Okay, so once again, a very good morning. Uh, in last class, we were talking about evolute of any given curve, and basically, what is evolute of any given curve? It is locus of locus of center of curvature of the given curve. So, if you can find out the locus of center of curvature of the given curve, then that will be the evolute of the given curve. So, in last class, we had done one question of evolute. Y square is equal to 4ax was the curve, which is a parabola, standard parabola, right hand side parabola, and we evaluated the we evaluated we evaluated evolute of this curve by using Cartesian approach. And I earlier told you that there are two approach by which you can find the evolute of given curve. One is Cartesian approach and second is parametric approach. So today we will discuss the same question again by second method or by using parametric approach, right? So I am presenting my screen. You just focus and keep a pen and paper with yourself. Good morning, sir. Yes, very good morning. So I think this slide is visible to everyone, if I am not wrong. Yes, sir. Yes, thank you. Okay, so this was the question we had done in the last class by using Cartesian form. Today we will be discuss this question by using parametric form. Okay, fine. So the question is, find the equation of the evolute of the parabola y square is equal to 4ax. मैंने आपको y square is equal to 4ax पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था ना आपको मैंने. यस सर. तो इस कर्व का जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280. ओके, तो आपको अब क्या करना है, आपको कर्व एक्चुअली इस फॉर्म में लेके सारी जितने भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो करनी है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, लास्ट अप्रोच में किया था मेथड में, उसी तरह से फॉलो करना है. सो दिस इज मेथड नंबर सेकंड ऑफ द सेम क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है y1, जिसे हम dy बाई डी बोलते हैं. उसके लिए आप फाइंड आउट कीजिए सबसे पहले यहाँ से dx बाई डी और यहाँ से dy बाई डी. सो dx बाई डी इज इक्वल टू x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 280 और dy बाई डी इज इक्वल टू यहाँ से 2a. अब आप dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी कर देते हैं तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा. तो dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी विच इज बेसिकली dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी टी हमारा 2a और dx बाई डी टी हमारा 280. तो आपका dy बाई डी एक्स बन गया 1 अपॉन टी. ये आपका हो गया y1. ऐसे आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है विच इज़ y1. सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में x से dx बाई डी टी फाइंड आउट करना है, फिर y से dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है, फिर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी करना है. तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t. इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स मिल गया आपको 1 अपॉन टी.
इसने दूसरी अप्रोच से किया है, इसने पहले dy बाई डी एक्स कार्टिशियन फॉर्म से फाइंड आउट कर लिया, और फिर जहाँ पे x था वहाँ पे 80 स्क्वायर और जहाँ पे y था वहाँ 280 पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये 1/t आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये अप्रोच ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, ज़्यादा सेफ लगती है, इसलिए मैंने ये अप्रोच अप्लाई किया। ठीक है, अब हम y2 फाइंड आउट करेंगे। y2 का मतलब हम d2y/dx2 फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए d2y/dx2 कैसे फाइंड आउट करना है, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा 1/t आया है, इसको याद रखिएगा। मैं अलग से ब्लैंक पे आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। d2y/dx2 is equal to, it can be written as d by dx of dy by dx. Is it okay? Yes, sir. Very good. Now d by dx of dy by dx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1/t, so this is 1/t. अब प्रॉब्लम यह है कि ये t का फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल ये कहता है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, वैसे तो यहाँ भी समझा सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान लीजिए dA/dx है, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं dA/dt इंटू dt/dx, लिख सकते हैं ना। dA/dx को आप dA/dt इंटू dt/dx भी लिख सकते हैं। इज नॉट सो? Yes, sir. तो थोड़ी देर के लिए ये जो 1/t है इसे अब a मान लीजिए, तो बेसिकली ये dA/dx है, आप देख सकते हैं। अगर 1/t को आप अपने मन में ही a एज्यूम कर लें तो बेसिकली ये dA/dx है। तो dA/dx के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब d/dt, a का मतलब 1/t मल्टीप्लाई में dt/dx, dt/dx। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो हमने d/dx ऑफ 1/t को लिख दिया d/dt 1/t इंटू dt/dx। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। d/dt ऑफ 1/t यानी 1/t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये तो -1/t स्क्वायर हो गया, और dt/dx इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर वाला वैल्यू काम में लीजिए, क्योंकि dt/dx का मतलब है t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कीजिए, यहाँ से आप dx/dt फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली, विच इज़ 280। तो यहाँ से अगर इसको आप रेसिप्रोकेट कर दें तो dt/dx का बन जाएगा 1/280। तो dt/dx का वैल्यू हो गया आपका 1/280। तो फाइनली ये बन गया -1/280³। तो आपका d2y/dx2 का जो वैल्यू आया वो आ गया -1/280³, जिसे हम बोलते हैं y2। एनी डाउट? No, sir. तो ध्यान रखना, आप अगर क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर एक्स वाई का रोल ख़त्म हो जाता है। जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सारे पैरामीटर के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब टी के फॉर्म में होने चाहिए। आप देख सकते हैं जो y1 का वैल्यू आया है वो बिल्कुल टी की फॉर्म में है, जो y2 का वैल्यू आया है वो भी टी की फॉर्म में है। अगर इन केस एक्स वाई आ रहा है तो आप x को 80 स्क्वायर, y को 280 इस क्वेश्चन के लिए, मतलब जिस क्वेश्चन में जैसी पैरामीट्रिक फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करके x और y को t की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे।
overall everything should be in form of parameter t. तो आपको ऐसे y1 और y2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बार बार नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि dy बाई डी तो आराम से फाइंड आउट हो जाता है, लेकिन d2y अपॉन dx2 में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन. डन. चलिए, तो ये देखिए आप, y1 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन टी और y2 का वैल्यू हो गया -1 अपॉन 2a/t³. अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं, x बार एंड y बार. तो x बार का फॉर्मूला होता है x माइनस y1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2. इसमें x का वैल्यू रख दीजिए at स्क्वायर, y1 और y2 का वैल्यू अभी जो फाइंड किया वो रख दीजिए t की फॉर्म में. इस पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है. आपको मिलेगा 3at स्क्वायर प्लस 2a. तो आपको x बार का वैल्यू मिल जाएगा 3at स्क्वायर प्लस 2a. दिस इज x बार. सिमिलरली y बार का ये फॉर्मूला है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2. इसमें y का वैल्यू 2at पुट किया, y1 y2 का वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट किया, तो आपको y बार मिलेगा -2at³. तो आपको y बार मिलेगा -2at³. यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए. नो सर. वेरी गुड. अब मैंने आपको समझाया था इसके बाद में क्या करना होता है. अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर रहे होते इस क्वेश्चन को, तो x बार और y बार में x और y अगर आ रहे हैं तो उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है, और फाइनली हमें एक प्योर इक्वेशन चाहिए होती है x बार और y बार में, और किसी वेरिएबल में नहीं चाहिए होती है. सिमिलरली अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पैरामीटर t आ रहा है. कार्टेशियन फॉर्म में दो अननोन आते हैं x और y, मतलब हमें दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना होता है, x और y को. पैरामीट्रिक फॉर्म का एडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ एक पैरामीटर या एक अननोन को या एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, वो है t. तो x बार और y बार से आप t को एलिमिनेट कर दीजिए. आप देख सकते हैं इससे t को एलिमिनेट करना बहुत ही सिंपल है. आप x बार से t का वैल्यू y बार में डाल दीजिए या y बार से t का वैल्यू x बार में डाल दीजिए, t एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए x बार से t का वैल्यू ये फाइंड कर लिया हमने. x बार से t का वैल्यू ये वाला आएगा, आप देख सकते हैं, x बार -2a अपॉन 3a का अंडर रूट. और ये जो t का वैल्यू आया ये मैंने y बार में पुट कर दिया, ये मैंने y बार में पुट कर दिया t का वैल्यू. इसको जैसे लास्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था वैसे कर लिया. सिंपली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ताकि ये 3/2 का पावर सिर्फ 3 रह जाए. स्क्वायरिंग कर लिया तो आपका इक्वेशन फाइनली वो ही बन गई जो हमें कार्टेशियन फॉर्म में मिली थी, x बार और y बार में. t एलिमिनेट हो गया. x बार और y बार में प्योरली इक्वेशन मिल गई, इसमें कोई और वेरिएबल नहीं है. तो x बार को आप थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए x में रिप्लेस कर दीजिए, y बार को y में रिप्लेस कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2a का होल क्यूब. एंड दिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर x bar comma y bar, and the locus of center of curvature x bar y bar is nothing but the evolute itself. Any doubt?
guys, if you have any doubt then please ask, otherwise No, sir. अच्छा, अब आप जज कर पा रहे हैं क्या कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, पैरामेट्रिक फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म? कैन एनीबॉडी जज इट? कोई आंसर नहीं दे रहा, चलिए कोई बात नहीं. कार्टेशियन हेलो, यस, क्या बोल रहे हैं आप? कार्टेशियन या सर आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? कार्टेशियन दीपेश? कार्टेशियन प्रोडक्ट करता है. अच्छा अच्छा, आपको कार्टेशियन फॉर्म इजी लग रही है, ठीक है, यू कैन अडॉप्ट दैट फॉर्म, नो प्रॉब्लम. आई अर्लियर टोल्ड यू दैट इट्स completely your choice whether you are adopting the Cartesian approach or the parametric approach. लेकिन एक बात ध्यान रखना, कार्टेशियन अप्रोच जो है सिर्फ कार्टेशियन कर्व में ही अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पैरामेट्रिक कर्व दे दिया, सो यू हैव टू अप्लाई द पैरामेट्रिक फॉर्म ओनली. इनफैक्ट you are bounded to apply the parametric form only. But if you are given the Cartesian form, you can apply parametric form, you can apply Cartesian form. But if you are given parametric form of the curve, then you have to apply the parametric equation. तो parametric form भी आपको आनी चाहिए. Understood? सर Okay. सर इनमें इजी तो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगी अप्लाई करने में. क्या बोल रहे हैं अभिषेक, आवाज साफ नहीं आई आपकी. सर इजी है ना, वो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगी सोल्व करने के लिए. अच्छा ठीक है, लेकिन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म भी आना चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कर्व आपको हाँ, एग्जाम में पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया तो फिर उसको पैरामेट्रिक से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं होगा, है ना? हाँ सर, ओके ठीक है सर. ओके, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो आपको एक स्टैंडर्ड इलिप्स दिया हुआ है, आपको इसके इवोल्यूट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं, मुझे कार्टेशियन पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे कार्टेशियन से ही आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. आप मुझे पैरामेट्रिक पसंद है इसलिए मैं यहाँ पैरामेट्रिक से समझा रहा हूँ, कार्टेशियन से आप खुद कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है. तो देखिए, इस स्टैंडर्ड कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, where t इज ए पैरामीटर. ओके, अब सबसे पहले अच्छा इसमें देखो a cos थीटा b sin थीटा दिया हुआ है, तो पैरामीटर आप कुछ भी मान सकते हो, t भी मान सकते हो, थीटा भी मान सकते हो, फाई भी मान सकते हो, एक ही बात है. अब सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं dx बाई डी टी और dy बाई डी टी फाइंड आउट करूंगा. तो यहाँ फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं dx बाई डी टी. dx बाई डी टी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, माइनस a sin t. नाउ dy बाई डी टी, इट्स b cos t. अब dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी कर दीजिए, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी. तो ये आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स. डिवाइड कीजिए, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, मतलब b cos t डिवाइडेड बाय माइनस a sin t. तो ये आपका बन गया माइनस b अपॉन a cot t. तो आपका y1 हो गया माइनस b अपॉन a cot t. ओके, क्योंकि मैंने कहा था अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो पैरामीटर t में ही आना चाहिए. ठीक है, अब आप d2y अपॉन डी एक्स टू फाइंड आउट कीजिए, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था वैसे ही. d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स
ऑफ माइनस बी अपॉन ए कॉट टी माइनस बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए, तो आपका बना डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट टी। और मैंने अभी आपको समझाया था कि ये t का फंक्शन है और ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए, इसको लिखेंगे हम d अपॉन डी टी ऑफ कॉट टी मल्टीप्लाइड विथ डी टी अपॉन डी एक्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी ये चीज़। सो माइनस बी अपॉन ए डी अपॉन डी टी ऑफ कॉट टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाई विथ डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू, ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो आपको डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस वन अपॉन ए साइन टी, या आप इसे माइनस वन अपॉन ए कॉसेक टी भी बोल सकते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस वन अपॉन ए मल्टीप्लाइड विथ कॉसेक टी। अब आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर टी एक कॉसेक टी से कैंसिल हो गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, फिर वापस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो माइनस ए कॉसेक टी ऊपर बच रहा है, बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक टी। दिस इज योर y2। So your y1 is minus b upon a cot t and your y2 is minus b upon a square cosec t। ये यहाँ सिंप्लीफाई किया गया है। ये देखिए y1 is minus b upon a cot t and y2 is minus b upon a square cosec t. You can see very easily. So this is your y1 and y2. Now find the center of curvature x bar and y bar accordingly. So this is the formula of x bar. Put all the values in parametric form. X in parametric form a cos theta or a cos t, whatever. Y1 in parametric form just evaluated, y2 is parametric form just evaluated. Put all the values and simplify. सर Yes. सर आप स्क्रीन शेयर करोगे? हाँ, सर नहीं हो रहा है यहाँ तो। आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, भी नहीं आ रहा है। तो कितनी देर से नहीं आ रहा? आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? नहीं सर अभी अभी नहीं है थोड़ा अच्छा, 15 सेकंड अभी हुआ है थोड़ी क्या? देर पहले। हाँ ठीक है, जस्ट अ सेकंड में। एक्चुअली हो सकता है किसी ने गड़बड़ कर दी हो। जस्ट अ सेकंड। अब विजिबल है? यस सर। हाँ सर। तो मैं वापस Yes, आता हूँ sir. उस कैलकुलेशन में। ओके, तो मैं बोल रहा था आप सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्स बार दिस। जितना भी डेटा है पुट कर दीजिए इसमें थीटा की फॉर्म में और टी की फॉर्म में। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। तो आपको एक्स बार का वैल्यू मिल जाएगा ये वाला। ओके, ये टास्क बार की वजह से पूरा नज़र नहीं आ रहा। एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कैसे हटेगा? हाँ,
अरे ये क्या हो गया? हाँ, सो एक्स बार का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा या कॉस क्यूब टी, वट एवर। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है वाई बार। वाई बार का ये फॉर्मूला है। इसमें हमने y का वैल्यू, y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू सारे पैरामीट्रिक फॉर्म में पुट कर देने हैं। पुट करने के बाद में जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा y बार इज इक्वल टू दिस। तो हमें मिला x बार इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x बार हमें मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा या कॉस क्यूब टी, वट एवर। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये आपका एक्स बार हो गया और ये आपका वाई बार हो गया। अब हमारा टारगेट है एक्स बार और वाई बार से पैरामीटर थीटा को एलिमिनेट करना। हमारा ये वाई बार है, माइनस है, तो इस माइनस को कॉम्पनसेट करने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए। चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी साइन क्यूब थीटा। अब कोई बताएगा मुझे कि एक्स बार और वाई बार से पैरामीटर थीटा को कैसे एलिमिनेट किया जाए? कोई बता सकता है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को Yes, गाइस? sir. आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. यस। देखिए, यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, पैरामीटर को एलिमिनेट करना। आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उससे क्या होगा, आपका पैरामीटर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन से कॉस थीटा फाइंड आउट कीजिए। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है। इससे पहले मैंने कॉस क्यूब थीटा फाइंड आउट किया और फिर ये कॉस थीटा फाइंड आउट किया। सिंपल। सिमिलरली सेकंड वाली इक्वेशन से ये मैंने साइन थीटा फाइंड आउट किया। कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में? No, sir. अब आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ Yes. से हाँ, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया पावर 2/3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया पावर 2/3 में। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा में पावर 2/3 आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए पावर 2/3 आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आप देख सकते हैं पावर 2/3 है, इज इक्वल टू 1। वैसे तो ये एक्स बार और वाई बार में रिलेशन आ गया है, आपको और ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू द पावर 2/3 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू द पावर 2/3 को कॉमन लेके आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा ए एक्स बार रेस टू द पावर 2/3 प्लस बी वाई बार रेस टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू द पावर 2/3। वो कॉमन वाला पार्ट राइट में शिफ्ट हो गया। अब आप चाहें तो एक्स बार को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और वाई बार को वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो
लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दैट इज इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व। ये आप देख सकते हैं, एक्स बार को एक्स से रिप्लेस कर दिया और वाई बार को वाई से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इक्वेशन विल बी योर इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और you can say evolute of the given curve. Any doubt in this question? Anybody, any doubt in this question? No, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था कि आपको अगर कार्टेशियन फॉर्म में कर्व दिया जाता है तब तो ठीक है, आप कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर लोगे, आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पसंद नहीं है तो। लेकिन अगर कर्व ही आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया तो फिर कार्टेशियन फॉर्म में आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसे आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो शो डैट द इवोल्यूट ऑफ द साइक्लॉइड x is equal to a times of theta minus sin theta and y is equal to a times of 1 minus cos theta is another cycloid। एक्चुअली ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है ये साइक्लॉइड की इक्वेशन होती है। साइक्लॉइड जो होता है अलग अलग फॉर्म में बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। सर साइक्लॉइड की स्ट्रक्चर क्या बोल रहे हो अभिषेक, आवाज कट रही है आपकी। सर साइक्लॉइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्ट्रक्चर, अच्छा साइक्लॉइड कैसे बनाया जाता है? हाँ सर ये कभी पढ़ा ही नहीं आज इस हाँ का नाम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साइक्लॉइड जो है वो ऐसे बनाया जाता है, ये तो कार्डियोइड होता है और साइक्लॉइड होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे इक्वेशन में x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा है ना, और यहाँ पे a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है दोनों, तो एक ऐसा बन जाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव साइन हो गए तो ये कुछ ऐसा बनता है। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ये कुछ ऐसा बनता है। मतलब ये प्रॉपर बन नहीं रहा मुझसे, इस तरह से ये, सॉरी ये तो सर्कल बन गया इस तरह से। और अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो इस तरह से बनता है। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइन कैसे हैं। तो 4 तरह के साइक्लॉइड बनते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो साइक्लॉइड है इसकी जो इवोल्यूट है वो भी एक साइक्लॉइड होगा। साइक्लॉइड जो है यानी पैरामेट्रिक फॉर्म का ये जो कर्व साइक्लॉइड है उसका जब आप इवोल्यूट कैलकुलेट करोगे तो वो भी एक साइक्लॉइड होगा। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म है, हमें पैरामेट्रिक फॉर्म को ही फॉलो करना पड़ेगा एज यूजुअल। तो ये x का वैल्यू है गिवन है, ये y का वैल्यू है। यहाँ से dx अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लीजिए आप। थीटा इज ए पैरामीटर। ये dx अपॉन डी थीटा हो गया। सिमिलरली यहाँ से dy अपॉन डी थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। dy अपॉन डी थीटा को dx अपॉन डी थीटा इसमें डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि मैं अभी मेथड बताते हुए आ रहा हूँ कंटिन्यू इतनी देर से। तो वो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। आपका dy बाई डी एक्स हो गया cot थीटा बाई 2, ये आपका y1 हो गया। देखिए इसने थीटा बाई 2 की फॉर्म में लिया है, क्योंकि देखो यहाँ dx बाई डी थीटा का वैल्यू है a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप dx बाई डी थीटा को इसी फॉर्म में रखिए और dy बाई डी थीटा को आप इसी फॉर्म में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन में 2-3 स्टेप बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं है। अभी हाफ एंगल में कन्वर्ट करने से कैलकुलेशन में 2-3 स्टेप कम हो जाएगी, इसलिए ऐसा किया गया है।
तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख दिया, ताकि साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाए और आपको ये मिल जाए। तो ये आपका y1 हो गया। सिमिलरली d2y अपॉन dx2 फाइंड आउट करना है, मतलब y2, वही प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, उसको मैंने लिख दिया डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, और ये अंदर आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया वो वाला। कॉट थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता ही है आपको, 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल, मतलब 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रेसिप्रोकल। ये देखिए 1/2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको y2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। तो आपको y1 और y2 का वैल्यू प्योरली थीटा में फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन सारी सिंपल है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप कर सकते हो। जहाँ लगेगा कि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है आप लोगों के लिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई विल एक्सप्लेन, और यू कैन आस्क एनी टाइम। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स बार, ये एक्स बार का फॉर्मूला है। इसमें एक्स का वैल्यू, y1 y2 सब का वैल्यू आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्लेस करना है। ये रिप्लेस कर दिया, पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना है। आपको जो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप कॉपी में करने बैठेंगे तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। सिंप्लीफाई किया, एक्स बार का वैल्यू आ गया a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर का y कोऑर्डिनेट, पुट ऑल द वैल्यूज इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सॉल्व इट, सॉल्यूशन इज गिवन। आपको पूरा स्लाइड में सॉल्यूशन गिवन है, रिकॉर्डिंग भी डालूंगा मैं, इस स्लाइड के नोट्स ऑलरेडी डाल रखे हैं मैंने गूगल क्लासरूम में। आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो नोट्स भी अवेलेबल है गूगल क्लासरूम में, और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट y बार इज इक्वल टू -a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको y बार मिला -a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको x बार मिला a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए, उसके बाद आगे बात करते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो सर। अब देखिए, वैसे तो अब हमें क्या करना है, एक्स बार और वाई बार से थीटा को एलिमिनेट करना है, यानी पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो थीटा है, अगर मान लो ये थीटा नहीं होता, सिर्फ यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा होता, तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा को एलिमिनेट करना आराम से हो जाता, आसानी से हम कर सकते थे। लेकिन इस थीटा की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट नहीं किया जा सकेगा। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि थीटा एलिमिनेट नहीं हो रहा है या पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो जो एक्स बार और वाई बार में इक्वेशन बनी है उसको ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिए, ये जो एक्स बार में इक्वेशन है a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, और जो ये वाई बार में इक्वेशन है -a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को कंबाइंड अगर हम देखेंगे तो ये ही हमारी साइक्लॉइड की इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स बार को लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स में रिप्लेस कर दूं, और वाई बार को लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई में रिप्लेस कर दूं, जैसा कि हम करते हैं,
तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, और y का वैल्यू मिलेगा माइनस a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। और इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन साइक्लोइड की ही पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इसका मतलब यहाँ पे लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बना, यानी इवोल्यूट ऑफ द गिवन कर्व जो बना, वो भी एक साइक्लोइड ही बन रहा है। यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए लिखा हुआ भी है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 is very difficult. So the locus of center of curvature x bar y bar is given by the parametric equations x is equal to a times of theta plus sin theta and y times of minus 8 y is equal to minus a times of 1 minus cos theta, which is another cycloid. क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था हमें कि शो डैट the evolute of the cycloid is another cycloid. Yes, we had proved it that the locus of center of curvature of the given cycloid is basically x is equal to this and y is equal to this, which is another cycloid. Any question? Please ask. So guys, this is it from my side. If you have any doubt, then please ask. So these are the questions associated with evolute, and now you can justify very easily that the parametric form is also very, very important, because if the curve is given in parametric form, then it will be trouble for you if you are not using the parametric form. Yes, Deepesh, do you want to say something? No, sir. Okay. So if anybody has no doubt, then I think we should suspend the class. Yes, sir. Okay guys, so thank you very much all of you, and please revise today's class before attending the next class. In next class I will introduce a new topic to all of you, because evolute is, that's it. Evolute we ended today, so in next class we will start a new topic. And please do all the questions related to evolute. Okay, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से सॉल्व कीजिए। और गूगल क्लासरूम में मैंने जो असाइनमेंट अपलोड किया है, टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरिन सीरीज़ वाला, और एक एल ऑपिटल रूल वाला भी अपलोड किया है। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस. इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल, देन यू कैन आस्क मी ऑन मंडे और थर्सडे इन ऑफलाइन क्लास, और यू कैन व्हाट्सअप मी एज वेल. सर फर्स्ट नंबर का नहीं आ रहा है, एलएस पटेल का। क्वेश्चन क्या है? आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं क्या दीपेश? आते हूँ। हाँ, आते हैं। तो आप क्लास में पूछ लीजिएगा मुझसे. ओके ठीक है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे. थैंक यू. सर।